Hello and Jai Hind student. Let's begin a very simple chapter in maths called as sets. हाँ, ये sets आपको सच में maths easy लगेगा और जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, अगर आपने साथ में नोटबुक ले ली होगी तो मैं सच कहता हूं इसके बाद आपको कुछ भी और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सेट है क्या? आप आम भाषा में बोलेंगे सेट मतलब जोड़ी। नहीं, सेट उस जोड़ी का कोई मतलब नहीं है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, या ऐसा भी कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सर ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? चलिए मैं आपसे कुछ पूछता हूं, आप मुझे बताइए। अगर आपसे पूछूं कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स इन लाइब्रेरी, तो आप क्या कहेंगे? क्या ये सेट्स हैं? हाँ, आप बताइए। दूसरा पूछता हूं सेट ऑफ टॉल बॉयज इन योर क्लास, क्या ये सेट है? क्या ये दोनों सेट हैं? अगर आप कहते हैं नो ये दोनों सेट नहीं है, हाँ ये दोनों ही सेट नहीं है, ये दोनों ही सेट नहीं है, तो नो। तो क्यों नहीं है? तो सेट कलेक्शन तो है, चीजों का कलेक्शन है, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, पर वो ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए? वेल डिफाइंड होने चाहिए। मैंने इस बात पे जोर देने को कहा कि ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो निश्चित होना चाहिए, ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकें। अब आप बोलेंगे सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आओ पहले इसी एग्जांपल को देखते हैं। मैंने आपसे पूछा कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स। अब कोई बुक हो सकता है तुमको इंटरेस्टिंग लग रही हो, हाँ तुमसे पूछ रहा हूं कि इंटरेस्टिंग बुक्स क्या है, तो तुम मुझे शायद जो बुक का नाम दो, हाँ वो मैं अगर किसी दूसरे से पूछूं, कोई तुम्हारे फ्रेंड से ही पूछ लूं, शायद उसको वो बुक इंटरेस्टिंग ना लगती हो। तो इसका मतलब है कि जब ये वर्ड आया इंटरेस्टिंग, ये वर्ड इसे क्या बना दे रहा है? ये इसे क्या कर रहा है? डेफिनाइट नहीं बना रहा है, क्योंकि वो निश्चित नहीं है। अब मैं आपसे कहूं सेट ऑफ बुक्स रिटन बाय चेतन भगत, अब आपसे पूछूं तो आप भी वही जवाब देंगे जो आपका फ्रेंड देगा, या जो लाइब्रेरी में रखी बुक्स रखी होंगी चेतन भगत पे। क्या कहना चाहते हैं? सबका आंसर एक जैसा ही आएगा। हो गया ना सेट? तो अब दूसरा एग्जांपल, सेट ऑफ टॉल बॉयज। सर ये टॉल बॉय को तो पहचान लेंगे, पर मैंने कहा तुमसे जैसे ही पूछूंगा टॉल बॉयज और तुम अगर क्लास के सबसे टॉल हुए तो कहोगे सर बस मैं ही टॉल हूं, बाकी सब तो शॉर्ट हैं। तो तुम्हारा आंसर अब देखना चेंज हो जाएगा जब मैं यही आंसर किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछूंगा। मान लो तो क्लास के एक एवरेज बच्चे से पूछता हूं जो ना बहुत टॉल है ना बहुत शॉर्ट है, तो वो अपने हाइट से ऊपर वालों को नापेगा, कहेगा अरे सर ये सब बच्चे जो मेरी हाइट से ऊपर हैं सब टॉल बॉयज हैं। तो यहां पर कोई एक्यूरेट आंसर नहीं आ रहा है, एक निश्चित आंसर नहीं आ रहा है, इसीलिए ये सेट नहीं है। अब क्लियर है? तो ये टॉल शब्द, हाँ सेट ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो कौन बच्चा अपने आप को बैड कहेगा? हर स्टूडेंट कहेगा अरे सर मैं ही बेस्ट स्टूडेंट हूं, मैं ही गुड स्टूडेंट हूं। तो क्या कहना चाहता हूं? अगर कोई ऐसा वर्ड गुड, बैड, टॉल, इंटरेस्टिंग, हाँ तो इन सब शब्दों से एडवर्ब लग जाने से ये बल्कि सेट नहीं बनेगा। तो इसको सेट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा टर्म होना चाहिए जिसको पूछने पर, हाँ सोचिए, जिसको पूछने पर हर व्यक्ति सेम जवाब देगा। अगर आपने 4 बच्चों से पूछा और चारों ने सेम जवाब दिया उसका आंसर, तो वो समझ जाना सेट है। ठीक है ना? अब मैं कहूं सेट ऑफ बॉयज इन योर क्लास whose height is 5 feet 6 inches and above। अब तो क्लियर हो गया, एक स्केल लगा देंगे अपने क्लास में और सबकी हाइट नाप लेंगे, तो जितने बॉयज उसके अबव हाइट होंगे वो सबके लिए सेम होंगे। देखा क्या हो गया? अब ये सेट बन गया। तो सेट क्या है? क्लियर है? कलेक्शन ऑफ या वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है।
क्लियर है? अब आता है सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को कैसे शो करते हैं। सेट के लिए कई सारे ऐसे सिंबल्स हैं जो आने वाले हैं। जैसे आप एक सिंबल देखेंगे कुछ ऐसा बनता हुआ, इस सिंबल को हम बोलते हैं एपिस्लॉन, है ना, ई जैसा दिखता है, या कभी कभी इसको कुछ इस तरीके से बना होता है। तो ये जो सिंबल है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है बिलोंग्स टू। क्या वर्ड है इसका मतलब? बिलोंग्स टू या इज मेंबर ऑफ। आप दोनों में से कुछ भी याद कर सकते हैं, इज मेंबर ऑफ। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? डू नॉट बिलोंग टू, मतलब बिलोंग नहीं करता है उसमें। जैसे आपको कहूं नेचुरल नंबर, तो आप कहेंगे सर नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 1 से, जिसको हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर मैं पूछूं आपसे होल नंबर क्या होते हैं? अगेन आप कहेंगे सर वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे फिर कंटिन्यू होते हैं, जिसका कोई एंड नहीं है। सही बात है। मैं पूछूंगा इंटीजर, इंटीजर नंबर कैसे होते हैं? इंटीजर नंबर होते हैं जो डेसिमल्स, जो नेगेटिव में भी हो सकते हैं और इवन पॉजिटिव में हो सकते हैं, बोथ वेज वो जा सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ, सिंबल वाइज नेचुरल नंबर का सिंबल n, होल नंबर का सिंबल w, इंटीजर का सिंबल i या z। फिर एक और नंबर है जिसको आप कहते हैं रैशनल नंबर। हाँ, रैशनल नंबर वो सारे फ्रैक्शंस या डेसिमल्स जो a अपॉन b के फॉर्म में है, जहां पर a अपॉन b है एंड वेयर b, जहां पर b 0 के बराबर नहीं है। अर्थात ये वो फ्रैक्शंस हैं जो या तो टर्मिनेटिंग है, कैसे? टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस हैं, अर्थात जो फाइनली क्या हो, कट जाए, कट जाए, अर्थात रिमाइंडर ना आए जिसमें, या हो तो रिकरिंग हो। फ्रैक्शंस हो तो टर्मिनेटिंग या रिकरिंग हो, ऐसे रैशनल नंबर्स होते हैं। आइए इससे क्या मतलब आने वाला है। अगर मैं कहूं कि 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो आप क्या बोलेंगे? क्या 5 नेचुरल नंबर के अंदर पाया जाएगा? हाँ भाई, यस। तो जवाब हो जाएगा यस, 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ गए ना? वही चीज मैं यहां बोल दूं 0 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जवाब हो जाएगा नो, क्योंकि 0 तो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता है। अब समझ गए क्या मतलब है इसका? इस सिंबल जो ई जैसा सिंबल दिख रहा है, हाँ, एप्सिलॉन का, बिलोंग्स टू या इज मेंबर ऑफ। आइए कुछ और भी सिंबल्स हम यूज करते हैं, मैं आपको उस सिंबल्स के भी बारे में बताऊंगा अभी। हाँ, कभी कभी लोग सेट के लिए ये सिंबल भी यूज करते हैं, लिखा होता है ऐसे। ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये जो ब्रैकेट्स बने हैं, हाँ, ये सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाए जाते हैं। दीज आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट सेट। सेट के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे लिखूंगा a इज इक्वल टू, अब आपने दिखा a इज इक्वल टू, आपने बना दिया सेट, ठीक है ना? ये जो ब्रैकेट बनाया आपने सेट बना दिया, और आपने लिखा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 5। देखा आपने? अब आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ a such that a is a set of all elements of x such that, देखा इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं? such that, ठीक है? कभी कभी यहां पर 2 डॉट भी ऐसा लगा मिल सकता है आपको, ऐसा, तो ये मिले या ये मिले, दोनों का मतलब क्या है? such that है, ठीक है? पर आपका क्वेश्चन एक्चुअली में, आपका जो मेन पार्ट है वो एक्चुअली में इसके बाद शुरू होता है, यहां शुरू होता है आपका क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है जितना मैंने अंडरलाइन किया। अब आपको बताना है वो नेचुरल नंबर जो 5 से बड़ा है,
सिंपल। 5 से बड़ा है मतलब आपका आंसर होगा 6, 7, 8, 9। ध्यान देना, जब आप सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो आप वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है। आप उसको रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। क्या चीज? रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। और या तो तीसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या नाम है? सेट बिल्डर फॉर्म। आइए तीनों फॉर्म देखें। जब हम वर्ड्स करते हैं तो हम क्या करते हैं? स्टेटमेंट में लिख देते हैं। जैसे हमको लिखना हो तो मैं कह दूंगा सेट ऑफ ऑल नंबर्स ग्रेटर देन 5, खत्म। ये तो मेरा हो गया इन वर्ड। मैं लिख सकता हूं ऐसा कि नहीं लिख सकता हूं? हां, लिख सकता हूं ग्रेटर देन 5। पर इसके लिए क्या करूंगा? रोस्टर फॉर्म के लिए क्या करूंगा? रोस्टर फॉर्म के लिए इसी आंसर को रिप्रेजेंट करूंगा, a इज इक्वल टू, देखिए यहां पर रोस्टर फॉर्म दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इसको, ये है इसका रोस्टर फॉर्म। a, अब देखिए सिंबल कैसे लिख रहा हूं, a, अब आपका आंसर होगा 6, 7, 8 एंड इनफाइनाइट। तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया सेट के अंदर। जब आप कॉमा कॉमा के देख के ऐसे लिख रहे होते हैं ऐसे, तो इसे कहते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, जिसमें आप किसी भी टर्म को रिपीट नहीं करते हैं। नो रिपीटिशन ऑफ टर्म्स इज अलाउड। और जब सेट बिल्डर की बात करते हैं तो ये जो बना हुआ था यही आपका सेट बिल्डर था, जो ये जो दिया हुआ है, जिसमें आप देखें कि आपने सिंबल्स का इस्तेमाल किया है। तो इन 3 तरीकों से सेट्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर है? आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको आगे ले चलते हैं, आपको टाइप ऑफ सेट्स बताते हैं। क्या चीज? टाइप्स ऑफ सेट्स बताते हैं। सबसे पहले टाइप की बात करेंगे तो जो सेट्स हैं, हाँ मैंने कहा बहुत आसान चैप्टर है ये। सबसे पहला हम सेट बताने जा रहे हैं आपको, फाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब जिसको आप काउंट कर सके। क्या? काउंटेबल। आम भाषा में बोलेंगे जिसके ऑब्जेक्ट्स, अर्थात सेट में अंदर जो सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो गिनने लायक हैं, काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो आप उसे कहेंगे, अब आपसे बोलूं कि सेट ऑफ नंबर्स लेस देन 7, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7। क्या मैंने एग्जांपल दिया? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7। बहुत इजी है। आप बोल देंगे सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, द एंड। हाँ भाई, तो ये क्या है? आपका फाइनाइट सेट है। तो इनफाइनाइट क्या होगा? तो इसका तो अपोजिट होगा इनफाइनाइट। हाँ भाई, जब आप किसी सेट के ऑब्जेक्ट्स को काउंट ना कर पाए, अर्थात उसकी गिनती ही आप नहीं कर सकते, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे आप कहेंगे इनफाइनाइट। कहते हैं ना इनफाइनाइट हो गया मतलब जिसका आंसर नहीं आ सकता, एंड ही नहीं हो सकता, सॉरी, जिसका आंसर का एंड नहीं हो सकता। आंसर तो आ गया है पर आंसर का एंड नहीं है, कहां तक आंसर जाएगा। हाँ, अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 7 बताओ। सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 7, तो आप कहेंगे सर 8, 9, 10, 11, 12 डैश डैश डैश, क्योंकि इसके बाद आप कितना बताओगे? इनफाइनाइट। चलिए और आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं इक्वल सेट। अब अगर 2 सेट्स दिए हों, कौन से? लेट्स से सेट ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1, 2, 3, हाँ रिप्रेजेंट सेट के अंदर ही करना है। बी दिया हुआ है 3, 2, 1। अब आप देखेंगे सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के अंदर पाए जा रहे हैं। तो व्हेन ऑल एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन सेट आर फाउंड इन अनदर, एकदम सेम होने चाहिए। कीवर्ड इसका यही है।
अगर यहां पर 1 2 3 है और यहां पर 3 4 5 होता, हाँ लेट्स से सेट सी ले लेता हूं, सी ले लेता हूं, लिखा है 3 4 5, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। ये नहीं कह सकते कि A इज इक्वल टू सी, नहीं, इक्वल नहीं है, क्रॉस लगा दिया, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सी में एलिमेंट्स नहीं है। अब आता है सर इक्विवेलेंट क्या होता है। हाँ, इक्विवेलेंट करने से पहले आपको आना चाहिए कार्डिनल नंबर। एक कीवर्ड है, क्या कीवर्ड है, कार्डिनल नंबर, अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं इसको गिन के बताना को कहते हैं कार्डिनल नंबर। चलिए एक एग्जांपल के रूप में देता हूं आपको कि अगर मुझे ए जो ऊपर दिख रहा है आपको, सेट ए दिख रहा है आपको, सेट ए के नंबर काउंट करने हो तो आप देखेंगे 1 2 3, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए एन क्या सिंबल है कार्डिनल नंबर का, देखिए सेट को रख दिया ब्रैकेट के अंदर, सो एन ए इज इक्वल टू 3, दैट मींस कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज 3, क्योंकि सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3। तो सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, सेट बी में भी इसका मतलब है मेरे केस में 3 एलिमेंट हैं। सेट सी में देख लो भाई कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, तो आप देख रहे हैं कि सब में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होते हैं उन्हें हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट। सो इक्विवेलेंट सेट क्लियर हो गया। इक्विवेलेंट और इक्वल में एकदम डिफरेंस कर लीजिएगा, याद रखिएगा। इक्विवेलेंट सेट की क्या खास बात है कि कार्डिनल नंबर, क्या चीज, कार्डिनल नंबर ऑफ वन सेट इज इक्वल टू अनदर। क्लियर, याद रखेंगे क्या बराबर है, उसके कार्डिनल नंबर बराबर है। जैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, A इज इक्विवेलेंट टू B। अच्छा, कोई इक्वल है तो इक्विवेलेंट तो होगा ही होगा। फिर से, ऑल इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट बट ऑल इक्विवेलेंट सेट मे नॉट बी इक्वल। जैसे हमारे केस में A इज इक्विवेलेंट टू C लिख सकता हूं, क्योंकि A और C के एलिमेंट्स गिनने में बराबर आ रहे हैं। देख लीजिए, A और C के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, तो इक्विवेलेंट तो है पर इक्वल नहीं है, क्योंकि C के सेट्स एग्जैक्टली सेम नहीं है किसके, A के बराबर। गॉट इट, डिफरेंस आ गया। चलिए आगे ले चलते हैं। अब एक वर्ड आता है सिंगलटन सेट। नाम से पता चल रहा है एक ऐसा सेट विच हैज ओनली वन ऑब्जेक्ट या हैज ओनली वन एलिमेंट। एग्जांपल दूं, हाँ, जैसे मैं आपसे कहूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलो 1 इन होल नंबर। नंबर भी है होल, ठीक है, और पूछ रहा हूं इससे बिलो 1, सेट ऑफ नंबर्स बिलो 1 इन अ होल नंबर। तो जैसे ही आपको क्या करना है, होल नंबर तो स्टार्टिंग ही होता है 0 से, तो आपका जो सेट में एलिमेंट आ रहा है कितना आ रहा है, 1। व्हेन देयर इज ओनली 1 एलिमेंट, आंसर में क्या आएगा, एक ही एलिमेंट आएगा। अब एक और रिप्रेजेंट करता हूं, x is greater than 5 and x is less than 7 and x belongs to natural number। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है x such that x is greater than 5 and x is less than 7। 5 से बड़ा है पर 7 से छोटा है और वो नेचुरल नंबर है, तो एक ही आंसर हो सकता है। हाँ, अब इस सेट को आप लिख सकते हैं कि आपका आंसर होगा 6। तो ये भी क्या है, एक सिंगलटन है, क्योंकि इसमें कितना आंसर आ रहा है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट जिसका आंसर हो उसे कहेंगे सिंगलटन। अब आते हैं वर्ड एम्प्टी सेट। हाँ, दूसरा नाम भी है इसका, नल सेट भी इसका आप नाम दे सकते हैं। एम्प्टी या नल सिंबॉलिकली इसको ऐसे लिखते हैं, यस,
जीरो बना के काट दिया, मतलब जीरो भी नहीं हो सकता इसका आंसर। याद रखिएगा, अगर किसी में आंसर जीरो भी आ रहा है तो वो नल नहीं है। आखिर जीरो भी तो कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, जहां आंसर ही ना निकले। समझ गए? इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रहा दूसरा सिंबल, देखा आपने, दोनों ब्रैकेट लगाए और खाली है ब्रैकेट, अंदर कुछ नहीं है। सेट का ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है, तो खाली खाली एम्प्टी। समझ गए? अब मैं पूछूं, एग्जांपल दूं, सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स बिलो जीरो। अरे भाई, जीरो से नीचे का होल नंबर बताओ, क्या होगा जीरो से नीचे का होल नंबर? सर कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो नेगेटिव होगा। होल नंबर भी चाहिए और जीरो से नीचे चाहिए। जीरो से नीचे तो -1 आएगा, -2 आएगा। अच्छा याद रखिएगा, जितना आप माइनस में जाएंगे उतना और स्मॉलर होते जाएंगे, है ना। तो इसीलिए इसका आंसर तो नेगेटिव शुरू होगा, और नेगेटिव नंबर तो होल नंबर होते ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एम्प्टी। क्लियर? हाँ भाई, सेट ऑफ बॉयज स्टडिंग इन गर्ल्स कॉलेज, क्या कहते हो? आंसर क्या होगा? एम्प्टी। सेट ऑफ बॉयज स्टडिंग इन गर्ल्स कॉलेज, मैंने बोला। अरे बॉयज कहां से स्टडी करेंगे गर्ल्स कॉलेज में? एम्प्टी। समझ गया ना? तो जिसका आंसर ही ना आए, जिसमें आंसर ही ना निकले, उसे कहेंगे क्या? नल सेट, एम्प्टी सेट। अब आता है टर्म ओवरलैपिंग, या कभी कभी इसको जॉइंट भी बोलते हैं। क्या चीज? जॉइंट या ओवरलैपिंग सेट। आज के लिए दो सेट्स चाहिए होंगे आपको, और उन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो दे हैव समथिंग, सम एलिमेंट इन कॉमन, कीवर्ड है इसका। चलो एक एग्जांपल देता हूं। सेट ए इज गिवन एज 1 2 3 4 5 एंड सेट बी इज गिवन एज 5 6 7 8। अब बताइए, सेट ए और सेट बी ओवरलैपिंग है कि नहीं है? आप कहेंगे हां सर, इसमें कुछ ना कुछ तो कॉमन है तो कॉमन। 5 तो दे हैव इंटरसेक्शन। क्या कीवर्ड है? ये वर्ड है, देखिए इसे कहते हैं, इस सिंबल को कहते हैं इंटरसेक्शन। उनका कोई ना कोई कॉमन आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। अगर इंटरसेक्शन एक भी एलिमेंट आ गया तो इसका मतलब है सेट क्या है? ओवरलैपिंग है। हम इसको कह सकते हैं जॉइंट सेट है। इसका रिवर्स क्या होगा? डिसजॉइंट। ठीक सुना? डिसजॉइंट मतलब जॉइंट हो ही नहीं, ठीक है ना। डिसजॉइंट मतलब कुछ भी कॉमन ना हो, डिसजॉइंट सेट। अगेन, नो इंटरसेक्शन, अर्थात कोई भी कॉमन नहीं होगा। मैं ऐसे लिख दूं, नो एलिमेंट्स एज कॉमन, है ना। नो कॉमन एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स कॉमन होंगे ही नहीं। क्या होगा इसका मतलब? डिसजॉइंट। एक एग्जांपल लिखो, सेट ए लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, सेट बी दे दिया आपको 6 7 8 9। अब सेट ए और सेट बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। आप देख लीजिए, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसीलिए दोनों क्या है? डिसजॉइंट। क्या कहते हैं? क्लियर हो गया? चलिए, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। और अब आपसे कहूंगा, यहां तक क्लियर हो गया है तो मुझे बताइए, हम इसके बाद आपके लिए आगे बढ़ेंगे। यस, मैं आपके साथ तैयार हूं इस नए चैनल में आपके लिए। इस चैनल में हम ढेर सारे अब कंटेंट्स डालने जा रहे हैं, बट मुझे चाहिए आपका प्यार, आपका विश्वास, और हम आपके लिए लगातार अब कंटेंट ला रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं, बाय एंड टेक केयर।